बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात की स्याही बढ़ती जा रही थी। हर तरफ अंधेरे का राज कायम होने लगा। वो लोग चलते हुए आ रहे थे। सामने ही लोहे का एक वसी दरवाजा था जो काफी पुराना और खस्ता हाल था। उन्होंने उसे धकेला तो वो आवाज करते साथ खुलता चला गया। उन लोगों के कदमों की चाप उस खामोशी में इर्तियाश पैदा कर रही थी। किसी के हाथ में माइक, किसी के हाथ में कैमरा था। वो लोग शायद शूटिंग करने आए थे। उफ, ये हवेली कितनी प्यारी और कितनी बड़ी है, मीना ने रश्क से कहा। वाकई खामोशी लग रही है। दानियाल ने भी उसकी तायीद की। हमें अच्छा मौका मिल गया शोहरत हासिल करने का, इससे काफी मुनाफा होना है। मुजम्मिल ने भी टुकड़ा लगाया। दोस्तों, ये हवेली बड़ी खौफनाक है। सब कुछ छोड़ो, चलो यहाँ से, यशफा ने खौफ से कहा। सबका ही मुंह बन गया। ओ कम ऑन यशफा, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करके हमारी खुशी, जोश और सब कुछ खत्म कर देती हो। आज तुमने कुछ नहीं बोलना, समझ गई? मुनीबा ने उसे नागवारी से डांटा। मैंने मना किया था, मुझे नहीं जाना। तुम लोग चले जाते, मुझे घसीट कर लाने की क्या जरूरत थी? वो रुख मोड़ कर खफकी से बोली। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है मैडम आपको लाने का। वो तो आपकी होस्टिंग अच्छी है, इसीलिए मजबूरन हमें आपको लाना पड़ा, मुजम्मिल ने तब कर कहा। यशफा ने नाक चढ़ाई। लड़ाई बाद में कर लेना, आप चलो अंदर। दानियाल ने दोनों को टोका और सब अंदर की जानिब चल पड़े। उन्होंने राहदारी अबूर की तो सामने ही हवेली का दाखिली दरवाजा नजर आया, जिस पर कफल डाला हुआ था। मुजम्मिल ने जेब से मास्टर चाबी निकाली और बासानी लॉक खोल लिया। यार, बगैर इजाजत किसी के घर में दाखिल होना गलत है। मैं दोबारा कह रही हूँ, चलते हैं यहाँ से, यशफा ने बेचैनी से कहा तो सब ने उसे घूरा। श्श, अब आवाज आई ना तो तुम्हें यहीं छोड़कर भाग जाएंगे हम, याद रखना। मुजम्मिल ने तंबीह की तो थूक निगलती हुई आगे बढ़ी, गोया वो लोग सचमुच ही उसे यहाँ न छोड़ जाएं। वो लोग अंदर दाखिल हुए तो सामने ही जाले ने उनका इस्तकबाल किया। मुनीबा ने बुरा सा मुंह बनाया और जाले के नीचे से निकल आई। दानियाल ने जाले को नीचे गिरा दिया। इन सब के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा एक झटके से बंद होता चला गया। सबने ही पलट कर देखा था और सबके ही मुंह खुल गए थे। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? यशफा ने डर कर कहा। पता नहीं, शायद कुछ हुआ होगा। मुनीबा ने जरा सख्ती से यशफा का हाथ दबोच लिया। यशफा ने कर्राह कर उसे घूरा। चलो ऊपर चलते हैं। दानियाल ने आगे कदम बढ़ाए तो बाकियों ने भी मजबूरन उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। ये एक कुशादा सा लाउंज था जिसमें महंगे मगर मिट्टी से लबरेज सोफे, बीच में एक मेज जिस पर भी मिट्टी की तह बिछी हुई थी, बाएं तरफ एक खूबसूरत सा किचन और किचन के कुछ फासले पर डाइनिंग टेबल का इंतजाम किया हुआ था। लाउंज के दाएं बाएं दोनों अतराफ में जीने थे जो ऊपर की जानिब जाते थे, जहां काफी कमरे थे। उन लोगों ने सीढ़ियों पर कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता वो जीने चढ़ने लगी। किसी की कुर्सी हिलाने की आवाज मुसलसल आ रही थी। उन्होंने लाउंज में मौजूद कुर्सियों का जायजा लिया जिनमें कोई जुम्बिश नहीं थी। लगता है किसी कमरे की खिड़की खुली है, तभी हवा की वजह से कुर्सी हिल रही है। मुनीबा ने सरगोशी की। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हवा चलती है तब कुर्सी जरूर हिलती है, मगर जब हवा नहीं चलती तो कुर्सी के हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज हवा तो क्या, हवा का है भी नहीं है, यशफा ने जलकर कहा था और वो बुरा समूह बनाकर खामोश हो गई थी। उन लोगों ने सामने वाले कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो सबके ही छक्के छूट चुके थे। कुर्सी हवा से नहीं बल्कि किसी के बैठने से हिल रही थी। हालांकि दरवाजे पर तो कफल थे, फिर यहाँ किसी मकीन का होना कैसे मुमकिन है? हर कोई उलझन का शिकार था। कौन है आप और यहाँ कैसे? मुजम्मिल ने आखिर पूछ ही डाला, जिनसे उनकी कुर्सी चलना आहिस्ता आहिस्ता रुक गई।
कौन है वो बेवकूफ जिसने हाजरा बीबी को तंग किया? किसी की गरजदार आवाज पर सब ही उछलकर 2 कदम पीछे हुए। उनकी गर्दन बगैर उनके धड़ के हिलने लगी और 9वीं डिग्री एंगल में घूम चुकी थी। मुनीबा और यशवा के हलक से चीख बरामद हुई थी। उनकी हालत ही ऐसी थी कि हर एक की जान निकल जाए। बिल्कुल जला हुआ चेहरा, सफेद मोतिया सी आंखें, सफेद बाल सख्त उलझे और ऊपर की जानिब उठे हुए सफेद साड़ी जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। मुनीबा का खौफ से बुरा हाल था। सभी अपना हलक तर कर रहे थे। वो उठी थी, तभी सबने दरवाजे से निकलना चाहा, मगर दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो गया। खोलो, कोई खोलो! सब एक जबान होकर चीखने लगे। तभी सबको अपना गला किसी के शिकंजे में फंसा हुआ महसूस हुआ। सबकी ही जान पर बन गई। वो लोग हाथ पैर मारने लगे, मगर बेसुध वो उन्हें इसी अंदाज में लिए नीचे की जानिब बढ़ने लगी। नीचे बड़ी सी फौज खड़ी नजर आई, मगर उनके अंदाज से भी साफ वाज़िह था कि वो लोग भी मुर्दा हैं। सभी की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उन्होंने उन लोगों को टेबल की कुर्सियों पर पटका। सब ही गिरते ही खांसने लगे और इस जोर से फेंकने पर सबकी ही कराहें उस हवेली में गूंजने लगी थी। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? प्लीज हमें जाने दें अम्मा, यशवा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। खबरदार, खबरदार जो मुझे अम्मा कहा। इस अल्फाज से मुझे चिढ़ होने लगी है। वो चीख कर बोली। क्यों अम्मा, आपके साथ क्या हुआ है? आप जो अब तक इधर रह रही हैं? यशवा ने बमुश्किल पूछा। बताती हूँ, सुनना चाहते हो? वो सवालिया नजरों से सबको देखने लगी। सबने ही खौफ से असबाब में सर हिलाया था। मेरा बेटा पुलिस में था, एक ईमानदार और बहादुर पुलिस वाला। उसके बहुत से दुश्मन थे, इसीलिए वो मुझे और अपनी बेटी को शहर से दूर इस वीराने में ले आया था ताकि हम लोग महफूज रहें। मगर उसके दुश्मनों ने हमें इधर भी ढूंढ लिया। एक रात वो लोग इस हवेली में आए। बारिशों का वक्त था। नॉक नॉक। किसी के दरवाज़ा खटखटाने पर हाजरा बीबी और रमला हैरत ज़दा हो गई। काम की वजह से असफर साहब घर पर नहीं थे। दादी, दरवाज़ा मत खोलें, हमें डर लग रहा है। रमला सहम कर उनसे लग कर बोली। अरे बच्ची, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। वो उसे थपकी देते हुए बोली और उसे दूर करती दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दरअसल बाहर सख्त बारिश है और हमारा यहाँ से जाना मुहाल है। हम 4 दोस्तों को आप थोड़ी देर के लिए पनाह दे देंगी? वो लड़का शक्ल से ही आवारा लग रहा था। हाँ बेटा, आओ। वो थोड़ा झिझक कर साइड पर हो गई। वो चारों आंखों ही आंखों में इशारा करते अंदर दाखिल हो गए और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रमला को न जाने क्यों उनसे वहशत हो रही थी। अरे ये कौन है? एक लड़का थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद रमला को देखकर हैरत से पूछने लगा। मेरी पोती है, वो खुश होकर बोली। है, मगर अब नहीं रहेगी बुढ़िया, वो मायनी खेस अंदाज में बोले। क्या मतलब? वो घबराई। उस लड़के ने इशारा किया तो उसमें से एक लड़की ने उसे नाजुक कली को दबोच लिया था। वो इस उफ्ताद पर सहम कर सिसकने लगी थी। हाजरा बीबी उसे पकड़ने के लिए बढ़ी, मगर उनके नहीफ वजूद को उस जवान लड़के ने कसकर पकड़ लिया। अब उस एएसपी को पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है, वो बोला और दूसरे लड़के को इशारा किया। वो फौरन बाहर भागा और चंद मिनट बाद आया। उसके हाथ में तेजाब का केन था। हाजरा बीबी की आंखें फैल गईं। तो प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, मुझे मार लो, वो मिन्नत करते हुए बोली। तू हमारे किसी काम की नहीं बुढ़िया, तू उसको देखकर खुद ही मर जाएगी, वो नहूसत से बोला और तेजाब उस पर छिड़कने लगा जिससे रमला तड़प रही थी। प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दें, वो रोते हुए बोली। मगर उन बेरहमों को उस पर तरस न आया और हाजरा बीबी की आंखों के सामने ही वो जलकर तड़प तड़प कर मर गई। वो लोग भाग गए थे। हाजरा बीबी वहीं बैठी चीखती रही और फिर उनका दिल बंद हो गया और उनकी लाश भी रमला के बराबर में गिर गई थी। और आपके बेटे का क्या हुआ? यशवा ने रोते हुए कहा। वो भी मर गया और किसी ने भी उन जालिमों को ना पकड़ा। मेरे बेटे ने अपने खानदान और खुद की जिंदगी उन लोगों के लिए कुर्बान कर दी, मगर उन लोगों ने थोड़ी सी भी कोशिश न की कि हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे कातलों को नेस्तो नाबूद करें। लेकिन मैंने खुद अपना इंसाफ कर लिया, मार दिया उन सब लोगों को भी। सब उन्हें अफसोस से देख रहे थे क्योंकि
आंखें तो उनकी भी नम थी। मुझे अपना इंसाफ खुद करना आता है और मैं तो जिंदा भी नहीं हूं कि मुझे सजा हो। वो निहायत खौफनाक अंदाज में बोल रही थी। सभी सहम गए। अरे तुम लोगों का खाना तो रह ही गया, 1 मिनट। वो हंसते हंसते रुकी और किसी को आवाज दी। सभी बिदक कर कुर्सी से जा लगे। ये तो वही लड़का था जो उनकी पोती को मारने में शामिल था। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो रकीब है हमारा, है ना, है ना? तुम लोगों की सोच जहां खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। देखो, मैंने इसको नौकर बना लिया, अब ये मेरा गुलाम है। वो अजीब अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली। और भी बहुत से लोग और लड़के हैं यहाँ, उनके साथ आए थे, उसी हालत में हैं। बहुत अबतर थी, किसी की गर्दन आधी कटी हुई थी और लटक रही थी, किसी की आंखें गायब थी, किसी का पूरा सर, किसी के हाथ, किसी के पांव, गोया हर किसी की कोई न कोई चीज कम थी। सबकी सांसें रुक गई थी, मगर वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। बहुत सी डिशेस रखी गई जो अभी तक ढकी हुई थी। तुम लोग जाओ, एक एक डिश में खुद खोलकर उनके सामने रखूंगी। आखिर को ये मेरे खास मेहमान हैं। वो कदम बढ़ाती हुई बोली। मुनीबा ने उनके पांव देखे तो यशवा को हिलाया, जो आंखें बंद किए बस विर्त किए जा रही थी। यशवा ने आराम आराम से आंखें खोली। वो समझी वो बुढ़िया है, इसीलिए उसकी चीखें निकलने वाली थी, मगर उसका इरादा भांप कर मुनीबा ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया कि दूसरे हाथ की शहादत की उंगली अपने होंठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उसका ध्यान उस बुढ़िया के पांव पर करवाया, जिस पर यशवा ने रोते हुए उसे देखा। उस बुढ़िया के पांव उल्टे थे और शदीद जले हुए थे। यशवा ने बेबसी से सर नफी में हिलाया। अच्छा चलो, एक मजेदार सा गेम खेलते हैं, तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा। क्योंकि तुम लोग ठहरे एडवेंचर के शायकीन, तो गेम शुरू करते हैं। और गेम का रूल ये होगा कि कोई किसी की बारी के दरमियान नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। तो गेम में ट्विस्ट ये है कि जिसके पास जो डिश आएगी उसकी वही चीज काट कर उसकी डिश में डाली जाएगी और फिर वो हमारी ग़िज़ा। ठीक है? किसी को कोई एतराज तो नहीं? अरे एतराज क्यों होगा भला, उनके पास कोई चारा थोड़ी है। वो मजे से बोली और उनकी बातों पर सब ने ही तड़प कर आंखें मीच ली थी। ओके डन, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वो एकदम बच्ची लग रही थी, जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलने की जिद करता है, मगर वो इंसान के आज़ा से खेलने की जिद कर रही थी, जो बहुत कर्बनाक थी। वो चलती हुई दानियाल के करीब आई थी। पहले तुम्हारा, क्या तुम तैयार हो? मसनूई सवालिया निगाहों से वो उन्हें देखने लगी। 1 2 3, और फिर दानियाल के पास पड़ी हुई डिश उठाई थी, जिस पर किसी की आंखें पड़ी थी, और दानियाल ने यह देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर उसे शदीद घिन आई थी। अभी से डर गए? अभी तुम्हारी ये चीज डन, अब तुम्हारी ये चीज ही बनेगी। वो हंसते हुए बोली, तालियां बजाकर, और उनके हाथ के नाखून बहुत बड़े थे और गोश्त के टुकड़े उनमें पैवस्त थे। अब उस लड़की की बारी। वो चहक कर बोली और भारी कदमों से चलती मुजम्मिल के पास आई। चलो, अब तुम्हारी बारी आई है। वो अपने नोकीले दांत निकालती हुई बोली। उन्होंने डिश का ढक्कन उठाया तो उसमें कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। प्लीज प्लीज छोड़ दे, वो रोते हुए बोला। ओए मर्द बन, क्या बच्चों की तरह रो रहा है? वो उसके कांधे पर हाथ मारती हुई बोली। मुजम्मिल को उसके नाखून अपने जिस्म में घुसते हुए महसूस हुए। मुनीबा और यशवा बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। उनका बस चलता तो वो उड़ जाती, मगर किस्मत खराब थी। अब उस लड़की की बारी है, उस मासूम लड़की की। बाद में जो तुम लोगों की मिन्नतें कर रही थी कि वापस चलो, मगर तुम लोगों ने इसकी ना सुनी। मुझे तभी तुम लोगों पर ज्यादा गुस्सा है। किसी की बात को अहमियत ही नहीं देते। वो बस गिड़गिड़ाती रह जाती है। अगर अभी सुन लेते तो अपनी फजूल जान से बच जाते, तुम्हारी जान ना जाती। वो हकारत से बोली तो सबको अफसोस हुआ कि काश वो यशवा की बात मान लेते तो आज वो महफूज होते। उन्होंने साथ साथ यशवा को भी जबरदस्ती ले लिया, और अब उनकी जान तो जाएगी ही, मगर यशवा भी नहीं बचेगी। मुनीबा की डिश उठाई गई तो मुनीबा को शदीद झटका लगा उसकी डिश में पांव देखकर। उसने दोनों हाथ मुंह पर रखे और इल्तिजाई नजरों से उन्हें देख रही थी। अब पता चला इल्तिजा क्या होती है, बेबसी क्या होती है। यही हालत उस वक्त मेरी थी, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो हंसते हंसते
رونے لگی اور پھر روتے روتے ہنسنے لگی۔ اب اس کی باری ہے۔ وہ اپنے لمبے ناخن یشفا کی جانب کرتی رہی اور بولی، جو آنکھیں بند کیے بس ورد کیے جا رہی ہے۔ اپنی باری پر گھبرائی ضرور تھی مگر پھر مسکرائی تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں کچھ تو ایسا تھا کہ اس بڑھیا کو حیرت ہوئی تھی۔ لگتا ہے موت کو دیکھ کر تو پاگل ہو گئی ہے۔ وہ اپنے خون سے لت پت دانت نکالتے ہوئے بولی اور اس کی ڈش کا ڈھکن ہٹا دیا اور سامنے کی چیز دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ یشفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہاں کسی کا سر رکھا ہوا تھا اور بڑھیا ہنس رہی تھی۔ تیرا تو سب سے خطرناک آیا ہے لڑکی۔ انہوں نے ٹیبل پر بڑے بڑے سے چھرے کو اٹھایا تھا۔ پہلے کون قربانی دے گا؟ وہ چھرے کی دھار اپنی زبان سے تیز کرتے ہوئے بولی۔ سبھی ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ یشفا، دانیال نے فوراً کہا، اور وہ تینوں ہی بے یقینی سے دانیال کو دیکھنے لگی جو اس وقت سفاک بنا ہوا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو دانیال، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ منیبا نے غصے سے کہا۔ اے لڑکی، تجھے کہا تھا نا کہ بیچ میں مت بولیو، پھر کیسے بولی؟ وہ تیز سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور اس کے بازو پر وار کیا، پھر دوسرے بازو پر، پھر اس کے چہرے پر بھی وار کیا اور اس کی چیخیں گونجنے لگی۔ اچھا، تو نے کس کا نام لیا؟ ان کے خون آلود آنکھیں دوبارہ سے سفید موتیے کی مانند ہو گئیں۔ یہ یشفا، دانیال نے دوبارہ سے کہا۔ یشفا، او اچھا۔ وہ یشفا کا نام الگ الگ لیتی ہوئی بولی۔ یشفا، ٹھیک ہے۔ تو دانیال تیزی سے سر ہلانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے ذرا لائن میں آ جاؤ۔ جو سب سے پہلے کھڑا ہوگا لائن میں، اسی کو اس طرح ماروں گی جو اس کی ڈش میں نکلا ہے۔ وہ چھرے کی نوک پر انگلی رکھتی ہوئی بولی۔ سب کو اپنی جان عزیز تھی، اسی لیے وہ سب جگہ تبدیل کر رہے تھے۔ یشفا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ جانا تو سبھی کو ہے، اسی لیے سب سے آگے وہ کھڑی ہو گئی۔ اب وہ ایک سیدھ میں کھڑے تھے جو شروع تو یشفا سے ہو رہی تھی اور آخر میں دانیال کھڑا تھا۔ باقی مزمل اور منیبا بیچ میں تھے۔ اب یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے چھرے کی نوک اپنی ٹھوڑی پر رکھی۔ ان کے اس انداز پر یشفا نے آنکھیں میچ لیں کیونکہ اسے اس طرح کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ یکا یک بڑھیا کی آنکھوں میں سفید موتیا اور تیزی سے بڑھا تھا۔ شروع، وہ اپنی انگلی چاروں کی طرف چلاتی ہوئی بولی اور پھر انگلی روک دی۔ سب سے پہلے یہ، انہوں نے اشارہ کیا۔ سب نے نظریں اٹھا لی تھی۔ دانیال نے اپنی جانب انگلی دیکھی تو رونے لگ گیا۔ تجھے تب کچھ نہ ہوا جب کسی اور کو مارنے کا سوچ رہا تھا؟ اب تو ہی مرے گا۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے مرد۔ وہ چلتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ انہوں نے چھری کی نوک اس کی جانب کی۔ وہ آنکھیں میچ گیا اور چھری کی نوک اس کی آنکھ پر مار دی گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا اور اس کی آنکھ کا گودا باہر نکل کر زمیں بوس ہو گیا۔ سب کی جان حلق میں آ گئی۔ اگلی باری مزمل کی تھی جو ایک ایک قدم پیچھے ہو رہا تھا اور دیوار سے جا لگا تھا۔ اس نے پیچھے دیوار کو دیکھا تو تھوک نکلا اور دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ دیے۔ پلیز جانے دو مجھے، ہم یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے، پلیز، وہ روتے ہوئے بولا۔ ارے بس اتنی ہی ہمت تھی؟ پہلے تو تم لوگ بہت پرتجسس ہو رہے تھے یہاں آنے کے لیے، تب ڈر کہاں تھا؟ اور اب کیسے گڑ گڑا رہے ہو؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولی اور بڑھیا نے اس کے ہاتھ پر چھرا چلا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر کراہنے لگا اور پورے قد سمیت نیچے گر گیا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے بڑھیا کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ زیادہ دیر آنکھیں کھول کر نہ رکھ سکا اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ منیبا کی باری تھی اور اب اسے مرنا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ بڑھیا بھی اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ تجھے مارنے کو دل نہیں، پھر بھی چل، خدا حافظ، انہوں نے کہا اور ایک جس سے اس کا پیر کاٹ ڈالا۔ وہ اپنے پاؤں کو بجائے خود ہی اپنی جان کی قربانی دے رہی تھی۔ بڑھیا چھرے پر لگا خون اپنے سفید ساڑی سے رگڑتی یشفا کے پاس آئی جو ٹیبل سے لگی پڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں بتا رہی ہوں، قریب مت آنا، وہ انہیں تنبیہ کر رہی تھی مگر وہ اس کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ یشفا نے بہت ہمت مجتمع کی اور اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کافی دفعہ گری تھی مگر آج اٹھنا لازمی تھا، ورنہ آج اگر وہ نہ اٹھتی تو کبھی نہ اٹھ پاتی۔ مجھے ان کے کمرے سے ہی کچھ ملے گا، وہ سوچتی ان کے کمرے میں داخل ہو گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ کھڑکیوں پر کنڈی چڑھا دی اور اس کی ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔
सामने ही फार्मूले और एक्सपेरिमेंट लगे हुए थे। उसने एक एक बुक छान मारी मगर कुछ नहीं मिल रहा था और बुढ़िया मुसलसल दरवाजा पीट रही थी। यशवा ने गुस्से से दीवार पर हाथ मारा। उसका हाथ एक चार्ट पेपर पर लग गया था जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ था। यशवा को समझ आ गया, यस, ये आग से जली हैं और इनको खत्म करने का बेस्ट ऑप्शन पानी है। हाँ, पानी। मुझे पहले सहन में क्यों नहीं आया? मैं अपने दोस्तों को बचा सकती थी। ओह, वो सर पर हाथ मारकर बोली और वो जल्दी से कमरे से मुंसलिक वॉशरूम में गई। सामने ही टूटी हुई बाल्टी पड़ी हुई थी। उसने वो बाल्टी भरना शुरू कर दी। तब तक वो बुढ़िया दरवाजा खोल चुकी थी। यशवा ने नल को तेज किया और वॉशरूम का दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। दरवाजा खोल, तू बच नहीं सकती। बुढ़िया गुर्राई और अपनी पूरी कुव्वत से छुरा दरवाजे पर मारने लगी और वो खुल गया। उसने दरवाजा खोलकर अंदर से दीवार पर हाथ मारा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो दीवार से लगी है। मगर यशवा वक्त पर पीछे हो गई तो उसके गले पर बस खराश आई थी जिससे उसके गले से खून रिसने लगा था। मगर उसे अभी अपनी जान बचानी थी। उसने बाल्टी उठाई और एक जिस्म में पानी उसके पूरे जिस्म पर फेंका तो वो चीखने चिल्लाने लगी, ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने लड़की। वो हाथ पैर मारने लगी और उनकी दिलखराश चीखें पूरी हवेली में गूंजने लगी। पूरी हवेली में गूंजने लगी और फिर देखते ही देखते वो गायब होने लगी थी। मैं वापस आऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। वो कुर्राती हुई गायब हो गई। इस बुरी बला का खात्मा हो गया था। उसकी रूह इस हवेली से चली गई थी मगर अपने साथ बहुत सी जानों को भी ले गई थी जिन्हें वो चाहकर भी वापस नहीं ला सकती थी। शायद उनको यही सजा थी क्योंकि सब जानते थे कि यहाँ मौत का साया है। उसके बावजूद यहाँ आना उनकी हमाकत थी। ये बिल्कुल उस मिसाल के मिस्दाक है कि आ बैल मुझे मार। मगर उन नौजवान नस्लों की ख्वाहिश का क्या करें जो बढ़ती ही जाती हैं और फिर उनके गले का फंदा बन जाती हैं। इसमें दरअसल गलती वालिदैन की भी है। अगर वो बच्चों को डांट डपट कर बिठा दे तो वो कुछ ऐसा करने का सोचें भी ना। मगर आजकल वालिदैन बच्चे और बच्चे बड़े हो गए हैं। सही गलत की पहचान किए बगैर उन्हें ये आज़ाद पंछी की तरह छोड़ देते हैं, जबकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये जब तक हम उन्हें गाइड नहीं करते वो परहेज नहीं करते। वो सब कुछ बिलाताक करके अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं और फिर खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। यशवा रोते रोते बाहर निकली और वहीं घुटनों के बल गिरकर सजदा रेस हो गई। वो काफ़ी देर तक उसी हालत में गिरी रही। फिर धमाका होने पर वो तेज़ी से लाउंज में आई जहां उसकी जान से अजीज दोस्त इधर उधर बेसुध गिरे पड़े थे। मुनीबा उठो प्लीज, वो उसका गाल थपथपाते हुए बोली। उसने फौरन उसकी नब्ज टटोली जो उसके जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। यशवा के आंसू टप टप गिर रहे थे। उसने बाकियों की भी नब्ज टटोली मगर बेसुध। यशवा ने सर हाथों में गिरा लिया। उसकी सिसकियां उस पूरे महल में गूंज रही थी। ये ठीक नहीं हुआ। उसके हलक से एक चीख बरामद हुई। यशवा काफी देर तक वहीं बैठी रोती रही, सबको जगाती रही, मगर जब कुछ फायदा ना हुआ तो बिलाखिर वो अपने बेजान वजूद को घसीटती वहां से निकल गई। शायद किस्मत में यही था। उसने एक निगाह उन सब पर डाली। यह हवेली मेरा सब कुछ निकल गई। कितना कहा था मैंने, मगर किसी ने नहीं सुनी मेरी। वो घुटनों के बल गिर गई थी। काश ये लोग मेरी बात मान लेते तो आज शायद ये सब कुछ ना होता। उसने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाया, मगर अब क्या हो सकता था। उनके एक तजस्सुस ने उन सब की जानें निगल ली। तजस्सुस अच्छा है मगर हद से ज़्यादा तजस्सुस इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बल्कि हद से ज़्यादा तजस्सुस ही क्यों, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो तो नुकसानदेह होती है। जब हम ज़्यादा खाना अपने हलक से उतार लेते हैं तो बदहज़मी हो जाती है। ज़्यादा टीवी मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो उनकी रेस हमारी आंखों पर पड़ती हैं और हमारी आंखों को कमज़ोर कर देती हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नुकसानदेह ही साबित होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।